हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम सीरीज 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट क्वेश्चन, जिनके थ्रू आप एग्जाम का पैटर्न, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिकी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि सिर्फ आंसर याद ना रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए और देखते हैं आप 100 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। What is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instrument for a balanced hybrid fund? बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है? पहला ऑप्शन है 20% एंड 40%। दूसरा ऑप्शन है 40% एंड 60%। तीसरा ऑप्शन है 10% एंड 30%। चौथा ऑप्शन है 20% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 40% एंड 60%। अगर किसी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो इक्विटी में कितना इन्वेस्ट होगा? 40 करोड़ से 60 करोड़ और डेट में 40 करोड़ से 60 करोड़। अगर इक्विटी में 40 करोड़ हो रहा है तो डेट में 60 करोड़ होगा, और अगर इक्विटी में 60 करोड़ हो रहा है तो डेट में 40 करोड़ होगा। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रेंज के अंदर ही। और रेंज क्या है? 40% से 60% बैलेंस्ड फंड में। Identify the transaction on which security transaction tax STT is applicable. Security transaction tax STT किस ट्रांजेक्शन पर लगता है? पहला ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तीसरा ऑप्शन रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। और चौथा ऑप्शन है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। एसटीटी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन या सेल पर लगता है। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तब एसटीटी लगता है। तो एसटीटी हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, वो भी सेल पे लगता है। ठीक है, और डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी लगता है सेल करने पे या बाय करने पे? तो डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, और एसटीटी जो चार्जेस है 0.001% है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटीटी कब लगता है। तो रिडम्पशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने पर लगता है। गोल्ड प्राइसेस आर यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर। गोल्ड प्राइस को बेंचमार्क किस फंड के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेविंग फंड। दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड, क्योंकि गोल्ड सेविंग फंड में गोल्ड को ही बेंचमार्क माना जाए। गिल्ड फंड तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो गया। गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड मतलब कि जो कंपनी गोल्ड माइनिंग कर रही हो सकती है, वो कुछ और भी करती हो, तो वो नहीं हो सकता। और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड ईटीएफ बेस्ड फंड डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस गोल्ड प्राइस के साथ मूव करता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, गोल्ड प्राइस अगर 10% बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड का रिटर्न भी अप्रॉक्स 10% के पास हो सकता है। इसलिए गोल्ड प्राइस ही उनका बेंचमार्क होता है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड ही गोल्ड प्राइस का बेंचमार्क होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडेंडम। एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एडेंडम मस्ट अकंपनी द स्कीम, ये ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ऊपर का दो ऑप्शन सही है, तो यानी तीसरा नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज या अपडेट आता है, जैसे फंड मैनेजर चेंज हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल्स अपडेट हो गया, तब एडेंडम का यूज होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। ये किम के साथ एक कंपनी करता है और ये इंटरिम अपडेट्स बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ऊपर का 1 और 2 ट्रू है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन, तो ये नॉमिनी से रिलेटेड हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑप्शन है नॉमिनेशन, इसमें भी फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्लेज, ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है स्विच, तो इसमें परचेज भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये नहीं है। तो अब ऑप्शन में देखना कि डी किसमें नहीं है, तो 2 नंबर जो आंसर है उसमें डी नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन और प्लेज। ट्रांसमिशन क्या हो गया? एक इन्वेस्टर की डेथ होने पर यूनिट, लीगल हेयर या नॉमिनी को ट्रांसफर करना, इसमें पैसा इन्वेस्ट या रिडीम नहीं होता। नॉमिनेशन क्या हो गया? इन्वेस्टर किसी पर्सन को नॉमिनी डिक्लेयर करता है ताकि फ्यूचर में यूनिट उसको ट्रांसफर हो सके, इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। प्लेज क्या हो गया? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के अगेंस्ट कोलेटरल के रूप में रखना, यूनिट सेम रहता है, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में मार्क हो जाती है। और स्विच क्या हो गया? स्विच एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है और फिर परचेस होता है, फंड ए से रिडीम होता है और फंड बी में इन्वेस्ट होता है। विच ऑफ दिस आर कंसिडर एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर? इनमें से कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ग्रुप में आते हैं? पहला ऑप्शन नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये इंडिविजुअल हो गए। दूसरा ऑप्शन है हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ये भी इंडिविजुअल में आ गए, इंस्टीट्यूशनल में नहीं आए। तीसरा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इसमें तो नाम में ही इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल हो गए। चौथा ऑप्शन है कंपनीज, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कंपनीज ये एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कंपनीज। कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं? एनआरआई, एचयूएफ, एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज होते हैं, जैसे कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। For a value fund, the minimum investment in equity and equity-related instrument is 50% of the total assets. State whether true or false. वैल्यू फंड में मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होता है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू फंड में जो इक्विटी होता है वो 65% होता है। वैल्यू फंड को मिनिमम 65% एसेट, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। वैल्यू फंड क्या करता है? वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इसे ही वैल्यू फंड कहते हैं। Mr. Amit wants to invest in a mutual fund scheme. He has to give the request for purchase specifying the Mr. Amit म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परचेस रिक्वेस्ट देते वक्त उन्हें क्या स्पेसिफाई करना होता है? पहला ऑप्शन है यूनिट्स ही वांट्स, दूसरा ऑप्शन है अमाउंट्स ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो तीसरा ऑप्शन है लॉट्स ही वांट्स। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए इन्वेस्टर, अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पहले यूनिट्स तो नहीं सोचते हैं, लॉट्स तो नहीं सोचते, यही सोचते हैं कितना अमाउंट से स्टार्ट करिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो इसका राइट आंसर है अमाउंट ही वांट्स टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में परचेस रिक्वेस्ट अमाउंट के बेसिस पर होती है, यूनिट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि यूनिट्स एनएवी के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। जैसे एग्जांपल, अगर अमित इन्वेस्ट करे 10,000 और एनएवी हो 20 रुपए, तो यूनिट्स कितने मिलेंगे? 10,000 डिवाइड कर देंगे 20 से तो 500 यूनिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर को पहले से पता नहीं होता एनएवी क्या होगा, इसलिए इन्वेस्टर अमाउंट स्पेसिफाई करता है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। Which of the following is true for unclaimed dividend in mutual fund scheme? म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर रह जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. दूसरा ऑप्शन है the responsibility for ensuring that the dues are claimed lies with the distributor in a dividend plan. तीसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज सोली विद द इन्वेस्टर, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर टू क्लेम देयर ड्यूज। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को रिमाइंड करे कि उनका डिविडेंड पेंडिंग है।
एएमसी इन्वेस्टर को लेटर या कम्युनिकेशन भेजकर इन्फॉर्म करती है। एएमसी को इन्वेस्टर को रिमाइंड भेजना चाहिए। अनक्लेम्ड डिविडेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए। ये सारे कुछ एएमसी को करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है, कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट है और कितने इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, यही दोनों चीज एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होता है। When a mutual fund distributor impanels with an AMC, he has to sign a declaration for dash। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है। पहला ऑप्शन है डिक्लेयरिंग द रिबेट्स गिवन बैक टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन वन एआर इन कोड। तीसरा ऑप्शन है गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 25 इन्वेस्टर्स एवरी मंथ। चौथा ऑप्शन है कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैच्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला, कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैच्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है कि वो सेबी रूल्स फॉलो करेगा, वो एमफी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो रेगुलेटरी सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर है कमिटमेंट टू अबाइड बाय स्टैट्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। Which of this is an important criteria for choosing either growth option or dividend option in the same mutual fund scheme? जब एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल हो तो इन्वेस्टर को कौन सा फैक्टर देखकर चूज करना चाहिए। पहला ऑप्शन है रिटर्न ऑन द स्कीम। दूसरा ऑप्शन है फंड मैनेजर। तीसरा ऑप्शन है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। चौथा ऑप्शन है एसेट्स मैनेज बाय द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में मेजर डिफरेंट टैक्सेशन का होता है। इन्वेस्टर का टैक्स ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड नहीं मिलता, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है, एनएवी बढ़ता है। टैक्स कब लगता है, यूनिट सेल करने पर। और डिविडेंड ऑप्शन में एएमसी टाइम टाइम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड पर टैक्स लग सकता है। हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर यूजुअली ग्रोथ ऑप्शन प्रेफर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। A mutual fund scheme can invest dash of its net asset in the equity instrument of a single company। म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल नेट एसेट का कितना परसेंट एक ही कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका राइट आंसर है 10%। म्यूचुअल फंड स्कीम सिंगल कंपनी के इक्विटी में मैक्सिमम 10% नेट एसेट तक इन्वेस्ट कर सकती है। इसका पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। अगर फंड एक ही कंपनी में ज्यादा पैसा लगा दे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सेबी ने लिमिट रखी है 10%। If an investor claims his unclaimed redemption amount after 3 years, then the payment will be based on the। अगर इन्वेस्टर अपना रिडम्पशन अमाउंट 3 साल के बाद क्लेम करता है तो पेमेंट किस एनएवी के बेसिस पर मिलेगा। पहला ऑप्शन है एवरेज ऑफ द एनएवी दैट इज करेंट एनएवी एंड एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन। दूसरा ऑप्शन है करेंट एनएवी। तीसरा ऑप्शन है एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स और चौथा ऑप्शन है एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन। तो इसका राइट आंसर एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टर रिडम्पशन का पैसा टाइम पर क्लेम नहीं करता तो उसके लिए रूल्स होते हैं। पहला रूल है अगर पैसा 3 साल के अंदर क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा प्रिवेलिंग एनएवी पर, मतलब कि करेंट एनएवी पर और प्लस अनक्लेम्ड मनी पर जो इनकम अर्न हुई है। और दूसरा रूल है अगर पैसा 3 साल के बाद क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर। इसके बाद एनएवी इंक्रीज होने पर भी इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिलता। एग्जाम्पल में जैसे कि रिडक्शन लगाया तो एनएवी उस टाइम है 100 रुपीज, 3 साल बाद एनएवी है 120 रुपीज और 5 साल बाद एनएवी है 150 रुपीज। अगर इन्वेस्टर 5 साल बाद क्लेम करे तो पेमेंट किस पे मिलेगा, 3 साल के बाद वाले एनएवी पे, मतलब कि पेमेंट मिलेगा 120 एनएवी के बेसिस पर, ना कि 150 एनएवी पर। तो उसको 20 रुपया जो हुआ, जो 2 साल का जो डिफरेंस में 20 रुपया पड़ा, उस पर उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि प्रिवेलिंग एनएवी पर उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 3 साल के अंदर जब इन करेगा तो फिर उसको प्रिवेलिंग एनएवी में मिलेगा यानी करंट एनएवी, और 3 साल के बाद उसको एट द टाइम ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर मिलता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। The choice of benchmark for a debt scheme could be chosen on the basis of
डेट म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क किस बेसिस पर चूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्कीम साइज, दूसरा ऑप्शन है स्कीम टाइप, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। और इसका आंसर क्या होगा? बोथ वन एंड टू, बोथ टू एंड थ्री, बोथ वन एंड थ्री, या फिर ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि वन टू और थ्री तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर है बोथ टू एंड थ्री। डेट स्कीम का बेंचमार्क मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्कीम टाइप पर और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स पर, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ टू एंड थ्री। Unit holders have the right to inspect key documents like dash with respect to their mutual fund investment. म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्डर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के राइट होता है? पहला ऑप्शन है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है आरटीए एग्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के राइट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे डॉक्यूमेंट वो देख सकता है। वंस द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर प्लेज्ड, द यूनिट होल्डर, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज्ड कर दी गई है तो यूनिट होल्डर्स क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता? पहला ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स बट कैन स्विच द यूनिट्स टू अनदर स्कीम, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट डू एडिशनल परचेस इन द सेम अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। जब इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज करता है तो यूनिट्स बैंक या फिर एनबीएफसी के कंट्रोल में सिक्योरिटी के रूप में होती है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर यूनिट सेल नहीं कर सकता, इन्वेस्टर यूनिट स्विच भी नहीं कर सकता जब तक बैंक प्लेज रिटर्न एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर प्लेज रिलीज ना करे। तो इस चीज का राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट। Among equity funds, focused funds carry dash risk as compared to diversified funds due to focused equity fund का रिस्क diversified fund के कंपैरिजन में कैसा होता है और क्यों? पहला ऑप्शन है लोअर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है लोअर एंड लोअर एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है हायर एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है? बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसे कि 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किए, अगर 5 कंपनीज गिर भी जाए तो इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन फोकस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक ही होता है, पोर्टफोलियो हाई कंसंट्रेटेड होता है। 30 कंपनी में अगर इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से 5-6 स्टॉक अगर गिर जाए तो पोर्टफोलियो पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। Which of the following function can an asset management company do in house? एएमसी कौन सा फंक्शन खुद कर सकती है? पहला ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकिंग, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। एएमसी आरटीए का काम खुद भी कर सकती है या किसी एक्सटर्नल आरटीए कंपनी को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि कैम्स के फिनटेक। लेकिन एएमसी चाहे तो ये काम इंटरनली भी हैंडल कर सकती है। आरटीए क्या काम करता है? आरटीए इन्वेस्टर रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे कि इन्वेस्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स, यूनिट अलॉटमेंट, डिडक्शन प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। Which debt scheme of mutual fund invest only in debt securities where money will be repaid within 91 days? कौन सा म्यूचुअल फंड डेट स्कीम सिर्फ उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज के अंदर होती है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है मीडियम टर्म डेट फंड, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स का ही मैच्योरिटी 91 डेज होता है। लिक्विड फंड एक शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी होती है। लिक्विड फंड सिर्फ उन डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। लिक्विड फंड इन्वेस्ट करते हैं किसमें? ट्रेजरी बिल में, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स 91 डेज मैच्योरिटी। Which exam has to be cleared to get the employee unique identification number from MP?
एमपी से एम्प्लॉय यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए कौन सा एग्जाम पास करना जरूरी होता है? पहला ऑप्शन है सेबी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। दूसरा ऑप्शन है एमफी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तीसरा ऑप्शन है एनआईसम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। और चौथा ऑप्शन है एनआईसम 5B म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर है एनआईसम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। EUIN लेने के लिए पहले एम्प्लॉय को एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना। उसके बाद एम्प्लॉय एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम पास करता है जब, फिर एमफी में रजिस्ट्रेशन होता है और फिर एमफी EUIN अलॉट करता है। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। While giving the mutual fund units for repurchase, the distribution should consider the impact of capital gain tax and dash on the investor's portfolio। जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैपिटल गेन टैक्स के साथ और किस चीज का इंपैक्ट कंसिडर करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बीटा, दूसरा ऑप्शन है एंट्री लोड, तीसरा ऑप्शन है एग्जिट लोड, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम करता है तो दो चीजें उसको रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है। पहला है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक फी होती है जो एएमसी रिडम्पशन के टाइम चार्ज करती है। यूजली ये तब लगती है जब इन्वेस्टर शॉर्ट पीरियड में यूनिट्स रिडीम करता है। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साइन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करने होते हैं। साइन क्या होता है? साइन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल्स, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यूएशन पॉलिसी इंक्लूड होता है। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its total NAV in debt instrument. This rule is not applicable for which type of debt instrument? एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल एनएवी का 10% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये रूल किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता? पहला ऑप्शन है ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड सिंगल इश्यूअर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 10% एनएवी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रूल डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट पर ये लिमिट नहीं होती क्योंकि ये वेरी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेबी ने एक्सेप्शन दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये नहीं होता है, ट्रेजरी बिल, ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट बैक्ड या हाईली सिक्योर होते हैं, इसलिए इनमें 10% इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑल ऑफ द अबव। In the mutual fund industry, every AMC gives an ARN code number to the mutual fund distributor, which is to be renewed every 3 years. True or false? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एआरएन कोड देती है और ये 3 साल में रिन्यू होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। एमफी इशू द एआरएन कोड नंबर, एएमसी इशू नहीं करता, एमफी इशू करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एम्फी इशू करती है एआरएन नंबर। पहले प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले एनआईएसएम सीरीज 5 पे सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद केवाईडी नो योर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करना होता है, फिर एम्फी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब एम्फी डिस्ट्रीब्यूशन को एआरएन नंबर अलॉट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स।
ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि एएमसी इशू करती है, जबकि इशू एमफी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क? इनमें से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है जंक बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है जीसेक फंड, चौथा ऑप्शन है इनकम फंड। तो इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड को हाई यील्ड बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये बॉन्ड लो क्रेडिट रेटिंग वाले होते हैं, इश्यूअर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनमें क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि जीसेक फंड वेरी लो क्रेडिट रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड होता है। मनी मार्केट फंड, इसमें भी क्रेडिट रिस्क लो होता है। इनकम फंड मीडियम होता है, और जंक बॉन्ड में वेरी हाई क्रेडिट रिस्क होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। Which information has to be included in the mutual fund application form when a non-resident subscribe for the units? क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एनआरआई म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है? पहला ऑप्शन है पासपोर्ट डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द लास्ट 1 ईयर, और चौथा ऑप्शन है करेंट ओवरसीज एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। जब एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में नॉर्मल डिटेल्स के अलावा ओवरसीज डिटेल्स यानी कि ओवरसीज एड्रेस देना मैंडेटरी होता है। एएमसी को इन्वेस्टर की रेसिडेंस लोकेशन पता चलता है, इससे रेगुलेटरी कंप्लाइंस मेंटेन होता है, टैक्सेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है व्हाइल एवेल्युएटिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम द एक्सपेंस रेशियो मैटर्स मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड। एक्सपेंस रेशियो डेट फंड में इक्विटी फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हैज टू मैंडेटली इन्वेस्ट इन हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सिर्फ हाई क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स, दूसरा ऑप्शन है ओनली बी इज फॉल्स, और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स। एक्सपेंस रेशियो मैटर मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड्स, इसीलिए ऑप्शन ए जो बोला जा रहा है वो राइट है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में देन इक्विटी फंड से। रीजन क्या है? डेट फंड के रिटर्न जनरली 6 से 8% के रेंज में होता है, और एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% हो जाए तो रिटर्न पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है राइट है। ऑप्शन बी है फॉल्स। डेट फंड, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि डेट फंड 7% है, एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो नेट रिटर्न कितना आ गया? 6% आ गया। तो इसीलिए ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अलाउड टू चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए स्कीम ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो and it need not to be communicated to the unit holder as it an internal matter. तीसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर्स। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो टर्म एज टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर। अगर टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है तो एएमसी को इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट डिस्क्लोजर के थ्रू, या फिर फैक्ट शीट या कम्युनिकेशन के थ्रू। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने का टोटल एनुअल कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट एनएवी से डिडक्ट होती है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। ऑप्शन बी है वेरिएंट इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी स्कीम। ऑप्शन सी ए फॉल इन प्राइसेस ऑफ द डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू डिफॉल्ट इज नोन एज ए क्रेडिट इवेंट। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू है, या ओनली ए एंड सी ट्रू है, ओनली बी एंड सी ट्रू है,
या फिर ऑल ए एंड बी सी आर ट्रू है। तो इसका राइट आंसर ऑल ए बी सी आर ट्रू। बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो मार्केट जैसा ही मूवमेंट होगा, अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और अगर बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल होगा। वेरियांस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी। वो दोनों डेट एंड इक्विटी में रिस्क मेजर में काम आता है। प्राइस फॉल ड्यू टू डिफॉल्ट इज कॉल्ड क्रेडिट इवेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। If a person has to be traded in units of a closed-ended mutual fund on the stock exchange platform, then the units have to be held in dash। अगर कोई इन्वेस्टर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहता है तो यूनिट किस फॉर्म में होने चाहिए? पहला ऑप्शन है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है क्योंकि इन्वेस्टर स्कीम के बीच में एएमसी से रिडम्पशन नहीं कर सकता। इसलिए अगर इन्वेस्टर बीच में पैसा निकालना चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट सेल करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। क्लोज एंडेड फंड के यूनिट डिमेटेरियलाइज्ड यानी कि डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। हु मैनेजेस द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन ए म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का पैसा कौन मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? पहला ऑप्शन है द इन्वेस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में एएमसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एएमसी के पास फंड मैनेजर और रिसर्च टीम होती है जो डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बॉन्ड खरीदना है, कब बाय सेल करना है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिंग ए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है लॉन्चिंग द न्यू फंड ऑफर एनएफओ, दूसरा ऑप्शन है फिलिंग ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑप्शन है लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन बाय एएमसी, चौथा ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला, अप्रूवल फॉर ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस होता है जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो ट्रस्टी और एएमसी का अप्रूवल होता है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला प्रोसेस क्या है। सेकंड प्रोसेस है सिड प्रिपरेशन, फिर उसके बाद सेबी फिलिंग एडवर्टाइजिंग और लास्ट में एनएफओ लॉन्च होता है। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एन डैश इज टू सीक कैपिटल एप्रिसिएशन। कौन सा म्यूचुअल फंड कैपिटल एप्रिसिएशन यानी वेल्थ ग्रोथ के ऑब्जेक्ट से इन्वेस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ फंड, दूसरा ऑप्शन है इनकम फंड, तीसरा ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ग्रोथ फंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है, इसमें हाई मार्केट रिस्क भी होता है क्योंकि जब हाई रिटर्न है तो रिस्क भी हाई होगा, और इसमें डिविडेंड फोकस नहीं होता, इसीलिए ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। फॉर यूनिट्स ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस द लॉक इन पीरियड इज डैश। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के यूनिट्स के लिए लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है? पहला ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इवन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट परचेज बाय एसआईपी, दूसरा ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी, तीसरा ऑप्शन है देयर इज नो लॉक इन पीरियड इफ टैक्स एग्जम्पशन इज क्लेम्ड। तो इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है जिसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 years का। ये याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 years का होता है। अगर एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट के अलग 3 years लॉक इन होता है। तो अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं एलएसएस फंड में, तो अगर मान लेते हैं कि 2021 का आप जनवरी में इन्वेस्ट किए, एक एसआईपी जनवरी में लगा, फिर दूसरा एसआईपी फरवरी में लगा, तो जो जनवरी में आप जो खरीदे जितना यूनिट मिला वो आप रिडीम कब कर पाएंगे? 3 साल बाद। और फरवरी के लिए फिर अलग से 3 साल, फिर मार्च के लिए अलग से 3 साल।
तो इसीलिए इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। In the usual course of events, a fund manager will have to provide the maximum liquid assets for normal situation में एक फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स किसके लिए मेंटेन करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, दूसरा ऑप्शन इक्विटी ईटीएफ, तीसरा ऑप्शन है क्लोज एंडेड फंड, चौथा ऑप्शन है ओपन एंडेड फंड। तो इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टर कभी भी यूनिट्स बाय या रिडीम कर सकते हैं डायरेक्टली एएमसी से। इसलिए फंड मैनेजर को रिडक्शन के लिए कैश या लिक्विड एसेट्स रेडी रखना पड़ता है। इसी वजह से मैक्सिमम लिक्विड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर एक ही दिन रिडक्शन कर देते हैं तो फंड मैनेजर को इमीडिएटली पैसा देना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। The dash is used by the fund manager to communicate their views on the economy and the markets of to the investor. फंड मैनेजर अपनी इकोनॉमी और मार्केट के व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करती है? इसका पहला ऑप्शन है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कम्युनिकेट देयर व्यूज इकोनॉमी पे या मार्केट पे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। ये भी पूछ दिया जाता है कि फंड फैक्ट शीट कितने ड्यूरेशन में पब्लिश होता है एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना मंथली। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव होता है, पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है, कौन से स्टॉक में है, बॉन्ड्स में है, कौन से सेक्टर में है, फंड परफॉर्मेंस होता है, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर, फंड मैनेजर कमेंट्री। कमेंट्री में ही आ जाता है आपका इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू। तो इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू किसमें होता है? फंड फैक्ट शीट में होता है। What is the disadvantage of company fixed deposit when compared to bank fixed deposit? बैंक फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कंपनी फिक्स डिपॉजिट का डिसएडवांटेज क्या होता है? पहला ऑप्शन है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लोअर सेफ्टी, तीसरा ऑप्शन है हाईली वॉलेटाइल, चौथा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू लिक्विडेट। तो इसका राइट आंसर है लोअर सेफ्टी। क्योंकि कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? कॉर्पोरेट एफडी। अब बैंक एफडी से वो इसीलिए वो बैंक एफडी से ज्यादा रिस्की होता है। कंपनी एफडी जो होता है वो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए तो वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं करती, जिसे डिफॉल्ट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर लोअर सेफ्टी। द इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज कैन डिपेंड ऑन। गोल्ड माइनिंग कंपनी के इक्विटी शेयर प्राइस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? पहला ऑप्शन है द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑप्शन है द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तीसरा आंसर है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये तीनों चीजों पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3। गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंपनी में क्या हो गया? अगर कंपनी के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो फ्यूचर प्रोडक्शन और प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इससे शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट क्या होता है? अगर कंपनी एफिशिएंटली माइनिंग कर रही है और मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। पुअर मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस गिर सकता है और अच्छा मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो शेयर प्राइस जो स्टॉक है गोल्ड का प्राइस इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस। गोल्ड माइनिंग कंपनी के रेवेन्यू डायरेक्टली गोल्ड प्राइस से लिंक्ड होते हैं। गोल्ड प्राइस इंक्रीज करता तो इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। Identify the incorrect statement with respect to SEBI complaint redress system. स्कोर। सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम स्कोर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है स्कोर्स इनेबल्स द मार्केट इंटरमीडिएट्स एंड लिस्टेड कंपनीज टू रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम इन्वेस्टर, redress such complaints and report redressal। दूसरा ऑप्शन है स्कोर इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रेड्रेस सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है स्कोर्स इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए फिजिकल कंप्लेन। ऐसा तो नहीं होता, वो फिजिकल कंप्लेन भी कर सकता है बट सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता, फिजिकल को ही फिर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कोर एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम ऑनलाइन है पर फिजिकल कंप्लेन भी सबमिट की जा सकती है। इन्वेस्टर सेबी ऑफिस या इंटरमीडिएट को फिजिकल कंप्लेन देता है, कंप्लेन स्कैन की जाती है, उसके बाद स्कोर पोर्टल पर अपलोड करके प्रोसेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोर इज कंप्लीटली
ऑनलाइन, सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉन्च ए फिजिकल कंप्लेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए न्यू फंड ऑफर। एनएफओ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? A closed-ended mutual fund NFO will have a NFO opening date, NFO closing date and a scheme reopening date। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में NFO क्लोजिंग NFO ओपनिंग डेट तो होता है, क्लोजिंग डेट भी होता है, बट स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होता है। दूसरा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड NFO विल हैव NFO ओपनिंग डेट, हाँ ठीक है, NFO क्लोजिंग डेट भी होता है और स्कीम रीओपनिंग डेट भी होता है। तो इसमें फॉल्स कौन सा हो जाएगा? ओनली वन इज फॉल्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं, एनएफओ के बाद स्कीम रीओपन नहीं होती, इन्वेस्टर बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, एएमसी से डायरेक्ट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एनएफओ ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होती है, एनएफओ क्लोज होने के बाद स्कीम रीओपन हो जाती है, इन्वेस्टर एएमसी से एनबी पर बाय सेल कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 9% and the risk free rate is 5%. The standard deviation is 3. Beta is 1.6. What will the numerator for calculating the Sharpe ratio? क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्प रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा? तो पहले शार्प रेशियो को फॉर्मूला याद रखना होगा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9 और 9 को माइनस करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 3 से, तो ऊपर वाला पूछ रहा तो आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ए म्यूचुअल फंड हैज द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग एन एग्जिट लोड ऑफ 2% फॉर रिडक्शन अप टू 1 ईयर and 1% for reduction beyond 1 year. If an investor redeem 2000 unit at an NAV of ₹40 at the end of 6 months from the date of investment, what will be reduction amount receivable by the investor? यहाँ पे एक साल से पहले रिडीम करने पे 2% एग्जिट लोड लग रहा है और एक साल के बाद रिडीम करने पर 1%, बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 यूनिट को रिडीम किया गया है 40 रुपीज पे 6 मंथ में, तो यानी कि 2% एग्जिट लोड लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि यूनिट्स को इनटू कर देंगे एनएवी से तो अमाउंट पता चल जाएगा। अब ये 80,000 अमाउंट पे यूनिट 2000 यूनिट को 40 से इंटू कर दिए यूनिट्स को एनएवी से, तो 80,000 अमाउंट निकल गया। अब उस पर लग रहा है 2% एग्जिट लोड, तो 80,000 का 2% निकल के आ जाएगा 1600 रुपीज। अब इसको 80,000 से माइनस कर देंगे तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट जो हो गया वो 78,400 आंसर हो गया। मिस्टर सुरेश इन्वेस्ट ₹30,000 इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज ₹10 एंड एनएवी इज ₹12। द एग्जिट लोड इज 2%। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस्टर सुरेश? तो यहाँ 30,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, एनएवी है 12, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा। 30,000 अमाउंट को डिवाइड कर दिए एनएवी से तो 2,500 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। मिस प्रिया रिडीम 2000 यूनिट एट एन एनएवी ऑफ ₹13। इफ द एग्जिट लोड इज 1%, व्हाट इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? 2000 यूनिट्स को वो इन्वेस्ट कर रही है एनएवी 13 रुपीज के एनएवी पे, एग्जिट लोड लग रहा है 1%, तो रिडक्शन वैल्यू क्या होगा? तो यूनिट को इंटू कर देंगे एनएवी से तो 26,000 हमारा अमाउंट निकल के आया। अब उस पे लग रहा है 1% का एग्जिट लोड, तो 26,000 का जब 1% करेंगे तो 260 रुपया। अब 26,000 को 260 से माइनस कर देंगे तो उतना ही यूनिट हमें रिडीम हुआ, यानी 25,740 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एनएवी फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 करोड़, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 25 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड 10 करोड़, अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5 करोड़, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर 10 करोड़, फीस पेएबल ₹1 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 3 करोड़। एनएवी कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे एनएवी जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस कीजिए और जो भी चीज आप पे कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं उसको माइनस कीजिए और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। एनएवी इक्वल टू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्लस डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड
plus amount receivable on sale of shares minus amount payable on purchase of shares minus fees payable divided by number of outstanding unit। तो यहाँ पे आप सबको टोटल करेंगे, पहले जो भी आप रिसीव कर रहे हैं और उसको माइनस करेंगे जो भी चीज आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 करोड़ से, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है 3 करोड़, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 76.16। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ स्कीम इज रुपीज 240 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 30 करोड़, द एक्सपेंस पेएबल एट आर 10 करोड़, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 120 लाख, व्हाट इज द एनएवी ऑफ द स्कीम। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एनएवी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 120 लाख है तो उसको आपको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल मार्केट वैल्यू दिया हुआ 240 करोड़ और डिविडेंड मिल रहा है कितना 30 करोड़ का, तो दोनों को प्लस करेंगे और जो एक्सपेंस है उससे माइनस कर देंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 260। अब उसको डिवाइड करना यूनिट से, तो यूनिट्स दिया हुआ 120 लाख, उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 करोड़ यूनिट हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो 216.66 एनवी निकल के आ जाएगा। मिस श्वेता परचेस थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर 5000 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट ए एनवी ऑफ रुपीज 30। द करंट एनवी ऑफ द स्कीम इज रुपीज 28। व्हाट विल द ट्रेल कमीशन फॉर टुडे इफ द ट्रेल कमीशन रेट इज 1% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में ट्रेल कमीशन पूछा जा रहा है और ट्रेल कमीशन हमेशा जो होता है वो करंट एनवी पे निकाला जाता है। तो जो यूनिट्स है 5000 उसको इंटू कर देंगे एनवी से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब जब अमाउंट निकल के आ गया तो ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट वैल्यू, जो कि हम यूनिट्स को एनवी से इंटू किए तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ गया 1,40,000, उसको मल्टीप्लाई करते ट्रेल कमीशन, ट्रेल कमीशन हमारा 1% और डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर निकल के आ जाएगा 3 रुपीज 83 पैसा। तो ये हमारा आंसर है 3 रुपीज 83 पैसा। द रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज रुपीज 9%, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.75% and the beta is 1.4. The risk-free rate of return is 7%. What is the denominator in the calculation of the Sharpe ratio? पहले वाला क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा था ऊपर वाला, इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो हमें पहले फॉर्मूला याद रखना कि शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में खुद दे दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो जब नीचे वाला दे दिया आपका 0.75 तो वही आपका आंसर हो जाएगा 0.75, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पूछ रहा है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.75। द मार्केट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो इज रुपीज 15 करोड़, इट्स करेंट लायबिलिटी आर रुपीज 2 करोड़, द यूनिट कैपिटल इज रुपीज 10 करोड़, फेस वैल्यू इज रुपीज 10 रुपीज पर यूनिट, कैलकुलेट द एनवी। तो इसमें एनवी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस करना है और जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको माइनस करना है। मतलब एसेट्स जो होगी आपका टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो टोटल एसेट्स हमारा 15 करोड़ और जो टोटल लाइबिलिटीज है 2 करोड़, तो टोटल निकल के आ गया 13 करोड़। अब इसमें हमें यूनिट से डिवाइड करना, बट यहाँ यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ नहीं, यूनिट की जगह में क्या दिया हुआ है, यूनिट कैपिटल और फेस वैल्यू। तो यूनिट कैपिटल हमारा है 10 करोड़ और फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ हमारा आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया। आउटस्टैंडिंग यूनिट का फॉर्मूला है यूनिट कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो यहाँ जब डिवाइड किए 10 करोड़ को 10 रुपीज से तो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया, तो 13 करोड़ में से 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनवी निकल के आ जाएगा 13 रुपीज। एक कंपनी हैज ए अर्निंग पर शेयर ऑफ रुपीज 5 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 30। what will be the market price of the share of this company। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको निकालना है, तो मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग इनटू अर्निंग पर शेयर, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग है 30 और अर्निंग पर शेयर है 5, तो दोनों को इंटू किए तो 150, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया 150। ये सब फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको याद करना है। मोहित नीड रुपीज 2 लाख इन 5 years,
The interest rate is 7%. The amount required today to be invested can be calculated by using the formula. तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला पे ही बेस है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर का पावर एन। एन यहाँ पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ, तो फ्यूचर वैल्यू 2 लाख हो गया, 1 प्लस 0.07 का पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ ए स्कीम इज 7%, द बीटा इज 1.6 and the actual return earned is 9%. What is the ट्रायनर रेशियो ऑफ द स्कीम? तो यहाँ पे ट्रायनर रेशियो पूछा जा रहा है, तो आपको ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा कि रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9%, रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय कर देंगे बीटा 1.6%, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.25। मिस नीता नीड्स रुपीज 5 लाख इन 3 years फ्रॉम नाउ, the interest rate is 6%. By which formula can we calculate the amount which is required to be invested today to achieve the goal? यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला से ये आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। मिस सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन ए म्यूचुअल फंड विथ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 एंड एनएवी ऑफ रुपीज 50। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड? तो यहाँ यूनिट्स पूछा जा रहा है, तो यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं एनएवी से, तो यूनिट्स हमारा निकल के आ जाता है। तो 2 लाख को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यूनिट्स हमारा 4000 यूनिट्स निकल के आ जाए। मिस जानवी इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन एन इक्विटी फंड, द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 and the NAV is rupees 40. The exit load is 1%. How many units will be allotted to Miss Janvi? यहाँ भी यूनिट्स पूछा जा रहा, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। तो यहाँ पे 2 लाख अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और एनएवी है 40 रुपए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5000 यूनिट निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5000। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इन ए 370 डे एफएमपी एंड ऑन मैच्योरिटी ही रिसीव रुपीज 2,15,832 रुपीज। व्हाट इज द कैपिटल गेन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? तो इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख है, और जो हमें पैसा रिटर्न मिला वो 2,15,832 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 15,832 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रायनर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिटर्न फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज 7.5%, द बीटा इज 0.62, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न अर्न जो कि 7.5 है, फिर माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से जो कि 6 है, और डिवाइड कर देंगे बीटा से, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2.42 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 50%। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो 1 को डिवाइड कर देंगे 50%, तो हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 years इसका आंसर है। What is the NAV if the value of stock in a mutual fund scheme is rupees 100 crore, value of bond is rupees 10 crore, value of money market instrument is rupees 25 crore, dividend accrued but not received is 3 crore, and fees payable is rupees 5 crore. The number of outstanding unit is 75 लाख। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि एनएवी का फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज हम लोग को मिल रहा है उसको करेंगे प्लस, और जो भी चीज हमें पे करना पड़ रहा है, परचेस करना पड़ रहा है, फीस पे करना पड़ रहा है, उसको कर देंगे उससे माइनस, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो यहाँ पर 177.33 रुपीज एनएवी निकल के आ जाए। म्यूचुअल फंड स्कीम गिव्स ए रिटर्न ऑफ 10% एंड द बीटा ऑफ दैट स्कीम इज 0.5, द रिस्क फ्री रिटर्न इज 7.5%। व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ दिस स्कीम? अगेन फिर से ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो रिटर्न को, दोनों रिटर्न को माइनस करेंगे, पहले रिटर्न अर्न ऑन द स्कीम से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न को, तो आ जाएगा हमारा 2.5। अब उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से, यानी कि बीटा ऑफ द स्कीम से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायनर रेशियो कितना हो जाएगा, 5%। An investor purchased through a distributor 5000 units of a mutual fund scheme at an NAV of rupees 25.
The current NAV of the scheme is rupees 43 rupees. What will be the trial commission for today? If the trial commission rate is 1%. तो ट्रायल कमीशन का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि करंट वैल्यू पहले निकालना पड़ता है, फिर उसको जो ट्रायल कमीशन हमें दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 365 कर देंगे। तो करंट वैल्यू कैसे निकलेगा, जो यूनिट्स दिया हुआ है 5000 यूनिट्स को इंटू कर देंगे एनएवी से, तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 2,15,000। अब 2,15,000 को जो हमारा कमीशन रेट है 1% और डिवाइड बाय 365 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 रुपए 8904 पैसा। The NAV of an equity fund is rupees 76.45 and the face value is rupees 10. An investor invests rupees 30,000. How many units will be allotted to him? तो यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा, तो यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उससे एनएवी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 30,000 को डिवाइड करेंगे 76.45 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 392.41 यूनिट। इसका राइट आंसर होगा। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 11.5% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7%। द स्टैंडर्ड डिविजन इज 3 and beta is 1.9. What will be the denominator for calculating the Sharpe ratio? तो Sharpe ratio में बीटा का कहीं कोई काम नहीं होता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछा जा रहा, मतलब कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो Sharpe ratio का फॉर्मूला याद रखना है। Sharpe ratio का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन 3 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम्फी। एम्फी का कौन सा काम नहीं है? पहला ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट आरबीआई, तो ये तो काम है, रिप्रेजेंट करता हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्नमेंट आरबीआई के पास। दूसरा ऑप्शन अंडरटेकिंग स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो स्टडीज एंड रिसर्च भी वो प्रोवाइड करता है। तीसरा ऑप्शन अंडरटेकिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भी ऑप्शन है, ये भी राइट है। चौथा ऑप्शन है कंडक्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो फोर्थ नंबर वाला एमफी का फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो कंडक्टिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम वो एनआईएसएम कंडक्ट कराता है, ना कि एमफी। आपको ये याद रखना है कि एमफी का क्या काम है। एमफी का रोल होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट और रेगुलर सपोर्ट करना। इसका मेन फंक्शन है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, रिसर्च एंड स्टडीज एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। एग्जाम कंडक्ट कराना ये एनआईएसएम का काम है। और मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट सेबी करता है। How will the AMC and RTA agent process an application for subscribing to mutual fund units if the ARN is wrongly mentioned in it? अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN गलत लिख दिया गया है तो AMC या RTA उस एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करेगा? पहला ऑप्शन है इट विल बी प्रोसेस्ड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है इट विल बी रिजेक्टेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तीसरा ऑप्शन है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड सेंड बैक टू कंप्लीशन। चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान सब्जेक्टेड टू द एरर बीइंग करेक्टेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। तो इसका राइट आंसर है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान सब्जेक्टेड टू द एरर बीइंग करेक्टेड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है, जो टाइम लिमिट है, उसमें करेक्ट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन रेगुलर प्लान के अंडर प्रोसेस होता है। एएमसी आरटीए इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर से करेक्ट एआरएन कोड मांगता है। जो टाइम लिमिट है 30 कैलेंडर डे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि टाइम लिमिट कितना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर गलत एआरएन डाला गया है या रेगुलर की जगह डायरेक्ट डाला गया है तो फिर वो कितने दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है। तो 30 कैलेंडर डेज। Dash will help the investor understand the suitability of a mutual fund scheme to them। कौन सी चीज इन्वेस्टर को समझाने में हेल्प करती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम उसके लिए सुटेबल है या नहीं? पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट लेवल, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा, तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, चौथा ऑप्शन है अल्फा ऑफ द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल एक सिंपल रिस्क इंडिकेटर लेवल होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। सेबी ने मिस सेलिंग रोकने और इन्वेस्टर को इजीली समझने के लिए प्रोडक्ट लेबलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इस लेवल में जनरली ये इंफॉर्मेशन होती है जैसे नेचर ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क लेवल। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। ए ट्रेल कमीशन इज पेड
ट्रेल कमीशन कब तक पे होता है? पहला ऑप्शन एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टेज इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। दूसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर एग्जिट्स द म्यूचुअल फंड स्कीम। चौथा ऑप्शन है ट्रेल कमीशन मींस नो कमीशन। तो इसका राइट आंसर है एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलर ऑनगोइंग कमीशन मिलता है जब तक इन्वेस्टर का पैसा फंड में इन्वेस्टेड रहता है। ये कमीशन एयूएम का एक स्मॉल परसेंटेज होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो एयूएम को मल्टीप्लाई किया जाता है ट्रेल कमीशन जो परसेंटेज होता है उससे और डिवाइड किया जाता है 365 से। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एयूएम है 10 लाख और जो ट्रेल कमीशन मिल रहा है 1% मिल रहा है। तो ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होगा? 10 लाख इंटू 1% डिवाइडेड बाय 365। तो 27 रुपीज 40 पैसा कैलकुलेट होकर के आंसर निकलेगा। तो ये आप लोग कैलकुलेशन भी याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना कि ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? एयूएम मल्टीप्लाई बाय ट्रेल कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 365 डेज। No investor can have a holding of more than 25% of a scheme. State true or false? क्या कोई भी एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम का 25% से ज्यादा हिस्सा होल्ड कर सकता है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। सेबी ने 20-25 रूल बनाया है ताकि म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सके। 20 का मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रूल। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए और 25 का मतलब है मैक्सिमम होल्डिंग रूल। कोई भी एक इन्वेस्टर स्कीम का टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो ये 20-25 रूल्स आपको याद रखना है। 20 मतलब हो गया मिनिमम इन्वेस्टर रूल्स और 25 मतलब हो गया मैक्सिमम होल्डिंग रूल। कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता। In the case of a sectoral fund, the minimum investment in equity and equity related instrument of a particular sector of total asset should be sectoral fund में total asset का minimum कितना परसेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 80% और चौथा ऑप्शन है 95%। तो इसका राइट आंसर है 80%, सी नंबर। सेक्टर फंड एक ऐसा फंड होता है जो एक ही सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। सेक्टर या थीमेटिक फंड को मिनिमम 80% एसेट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। The ARN is allotted to the mutual fund distributors by म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ARN कौन अलॉट करता है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है एनआईएसएम, तीसरा ऑप्शन है एएमसी, चौथा ऑप्शन है एमफी। तो इसका राइट आंसर है एमफी। एमफी अलॉट करता है। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड करना। इसका प्रोसेस होता है पहले कैंडिडेट एनआईएसएम सीरीज 5 एग्जाम पास करता है, उसके बाद एमपी का पास अप्लाई करता है, एमपी उसको एआरएन अलॉट करता है। इस एआरएन के बिना कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है एमपी। In order to ensure fairness to investor, Dash has prescribed cutoff timing to determining the applicable NAV. इन्वेस्टर के साथ फेयरनेस मेंटेन करने के लिए एप्लीकेबल एनएवी डिसाइड करने का कट ऑफ टाइमिंग किसने प्रेस्क्राइब किया है? पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई और चौथा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। एनएवी कैलकुलेशन रूल, कट ऑफ टाइमिंग रूल्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल, ये सारे रूल सेबी ही बनाता है। तो इसका राइट आंसर है सेबी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द इंडियन इनहेरिटेंस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। मतलब इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर पर अप्लाई नहीं होते। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाए तो उसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं होंगे। स्टेटमेंट 2 है पावर ऑफ अटॉर्नी कैन नॉट मेक और चेंज नॉमिनेशन इन ए म्यूचुअल फंड। पावर ऑफ अटॉर्नी म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन बना या चेंज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है 2, ओनली 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है? क्योंकि इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर अप्लाई होते हैं। अगर इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं किया है और उसकी डेथ हो गई
तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स लीगल हेयर्स को मिलते हैं। ये ट्रांसफर इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। स्टेटमेंट टू क्यों ट्रू है? क्योंकि म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग पीओए होल्डर को नॉमिनेशन रिलेटेड चेंजेस करने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि नॉमिनेशन इन्वेस्टर का पर्सनल डिसीजन होता है। द पोर्टफोलियो ऑफ ए फंड ऑफ फंड्स कंसिस्ट ऑफ फंड ऑफ फंड्स का पोर्टफोलियो किस चीज से मिलकर बनता है? पहला ऑप्शन है इक्विटी सिक्योरिटीज ओनली, दूसरा ऑप्शन है डेट सिक्योरिटीज ओनली, तीसरा ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है मनी मार्केट सिक्योरिटीज ओनली। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है? फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डायरेक्ट स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता। ये अपना पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एक फंड ऑफ फंड है, ये डायरेक्टली कंपनीज के शेयर नहीं खरीदेगा, ये इन्वेस्ट किस में करेगा? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ फंड में। मतलब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इसे फंड ऑफ फंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। In which of the following option does an investor receive the distribution in hand? इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में किस ऑप्शन में मिलता है? पहला ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली, दूसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली, तीसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली। तो री इन्वेस्टमेंट प्लान में तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। चौथा ऑप्शन है ग्रोथ, ग्रोथ में तो डिविडेंड मिलता ही नहीं, तो इसका राइट आंसर 1 है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली। उसी को आईडीसीडब्ल्यू पे आउट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या, फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में आता है। आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, डिविडेंड बैंक अकाउंट में नहीं मिलता, डिविडेंड अमाउंट से सेम फंड के एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लिए जाते हैं। ग्रोथ फंड में तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता, प्रॉफिट एनएवी इंक्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली। Which of the following is incorrect with respect to advertisement of mutual funds by AMC? AMC के म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट, दूसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो द रिटर्न नंबर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर इंडोर्समेंट। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटी फॉर इंडोर्समेंट सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम के एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज का इंडोर्समेंट अलाउड नहीं है, ताकि इन्वेस्टर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस से इन्वेस्ट ना करे बल्कि स्कीम के एक्चुअल मेरिट्स देखकर डिसीजन ले। ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पास्ट परफॉर्मेंस शो की जा सकती है, लेकिन साथ में डिस्क्लेमर देना पड़ता है, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन इन द फ्यूचर। ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में रिटर्न नंबर भी शो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में बेंचमार्क कंपैरिजन के साथ और रिस्क डिस्क्लोजर के साथ। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट। Tactical asset allocation decision are based on which of these factor? Tactical asset allocation decision किस फैक्टर पर बेस्ड होते हैं? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है एज ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो का एसेट मिक्स टेम्पररी चेंज किया जाता है ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लिया जा सके, इसीलिए लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट इसका आंसर होगा। जैसे कि अगर नॉर्मल पोर्टफोलियो है, इक्विटी है 60%, डेट है 40%, अगर फंड मैनेजर को लगे कि इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होने वाला है तो वो क्या करेगा, डेट को बेचेगा और इक्विटी को ऐड करेगा। तो डेट को वो 15% बेच देता है तो इक्विटी हो जाता है 60 से 75% और डेट हो जाता है 40 से 25%। From the below mentioned entities associated with a mutual fund,
हु हैज टू मैंडेटरी कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पस ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंटिटीज में से कौन कॉर्पस में मैंडेटरी कंट्रीब्यूट करता है? पहला ऑप्शन है द ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है द कस्टोडियन, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करता है। स्पॉन्सर का रोल क्या होता है? स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का प्रमोटर होता है। ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करता है और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्रिएट करता है, एएमसी सेटअप करता है। एएमसी और ट्रस्ट कौन क्रिएट करता है? स्पॉन्सर करता है। सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कौन करता है? स्पॉन्सर करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर को एएमसी की जो नेटवर्थ होती है उसमें मिनिमम 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ दिया रहता है कि एएमसी के नेटवर्थ का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर करता है, तो 40%। The benchmark for a debt mutual fund scheme could be chosen on the basis of scheme type and scheme size. State whether true or false. क्या डेट म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क स्कीम टाइप और स्कीम साइज के बेसिस पर चूज किया जाता है? ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेंचमार्क डिसाइड होता है स्कीम टाइप से और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, मतलब कि फंड किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। लिक्विड फंड में दो चीज याद रखिएगा कि ये अप टू 91 डेज का होता है इसका मैच्योरिटी, और इसका जो सुटेबल बेंचमार्क है मनी मार्केट इंडेक्स मिबोर क्राइसिस लिक्विड फंड इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। गिल्ड फंड में क्या याद रखिए कि इन्वेस्ट किस में करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और इसका जो बेंचमार्क है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। An addendum has to be issued for change in addendum किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सिड। Which of these fund will generally have a higher fund management cost? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है इक्विटी इंडेक्स फंड। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करता है, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बायर सेल करना, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना, ये सब कुछ एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इसी वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of this information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ये तो होता है, तीसरा ऑप्शन रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, ये भी होता है, चौथा ऑप्शन पोर्टफोलियो फीचर्स, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है, ये इंफॉर्मेशन सीट में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीट में फिक्स नहीं किया जा सकता। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर एन इंडेक्स फंड और एन ईटीएफ? इंडेक्स फंड या ईटीएफ का मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 1% of the daily net assets, दूसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 2% of the daily net assets, तीसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 1.5% of the daily net assets, चौथा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 0.50% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। तो इंडेक्स फंड में जो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो 1% से ज्यादा नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर है 1 नंबर, 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। याद रखना होगा आपको कि जो भी इंडेक्स फंड होता है, ईटीएफ होता है, उसका मैक्सिमम जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है 1% होता है, और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है वो ज्यादा हो सकता है 1% से। In which document is a commentary on the current state of economy and market is also generally provided?
कौन से डॉक्यूमेंट में करंट इकोनॉमी और मार्केट कंडीशन पर कमेंट्री दी जाती है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक पीरियोडिक डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। इसमें इन्वेस्टर को मिलता है स्कीम परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो डिटेल, सेक्टर एलोकेशन, रिस्क रेशियो, एयूएम, मार्केट और इकोनॉमी कमेंट्री। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। आइडेंटिफाई द ड्यूटी ऑफ ए स्पॉन्सर ऑफ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर की ड्यूटी क्या होती है? पहला ऑप्शन है गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, चौथा ऑप्शन है रेगुलरली रिपोर्ट टू सेबी ऑन द वर्किंग ऑफ द फंड। तो इसका राइट आंसर है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश करता है, सेबी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और एएमसी की कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि एएमसी को स्टार्ट करने के लिए पैसा स्पॉन्सर देता है। डैश इज नॉट अ फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कौन सा बिहेवियर फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस नहीं है? पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट फाइनेंशियल नीड्स, तीसरा ऑप्शन है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है गिविंग पर्सनलाइज आफ्टर सेल्स सर्विस। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चर्निंग का मतलब हो गया इन्वेस्टर को बार बार फंड बाय करवाना, फंड सेल करवाना, स्विच करवाना, सिर्फ कमीशन अर्न करने के लिए। तो ये फेयर सेलिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। The loss booked from equity investment of 18 months can be set off against। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट 18 मंथ्स के बाद बेची गई और उसमें लॉस हुआ तो उस लॉस को किस गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म का बात हो रहा है तो लॉन्ग टर्म का जो भी लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। आपको याद रखना होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं। बट जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी मेड ओनली थ्रू ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय। कौन से टाइप की इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सिर्फ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज के थ्रू करते हैं? पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है हिंदू एंड डिविडेंड फैमिली, तीसरा ऑप्शन है नॉन रेजिडेंस इंडियंस, चौथा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो जितने भी इंडिविजुअल है वो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कंपनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं? कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट, पेंशन फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद साइन नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज सिग्नेचर अपॉइंट किया जाता है। वही पर्सन एप्लीकेशन साइन करता है, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन करता है, डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है। द फॉर्म फॉर रजिस्टरिंग ए चेंज इन द डिफॉल्ट बैंक अकाउंट हैज टू बी साइंड। अगर म्यूचुअल फंड फोलियो में डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना हो तो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरह साइन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बाय द फर्स्ट होल्डर ओनली, दूसरा ऑप्शन है बाय द ऑल होल्डर्स ऑफ द फोलियो, तीसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो, चौथा ऑप्शन है बाय ऑल द होल्डर्स ऑफ द बैंक अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। म्यूचुअल फंड फोलियो में मोड ऑफ होल्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, पहला सिंगल होल्डिंग, दूसरा जॉइंट होल्डिंग, तीसरा माइनर होल्डिंग। इसलिए रूल फिक्स नहीं है फर्स्ट होल्डर साइन करेगा या सब होल्डर साइन करेगा, इसलिए साइन डिपेंड किस पे करता है? मोड ऑफ होल्डिंग पे। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। To measure the fund manager performance, the difference between the scheme's actual return and its optimal return is calculated and this is known as फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्कीम का एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा ऑप्शन है बीटा, तीसरा ऑप्शन है शार्प, चौथा ऑप्शन है ट्राइनो। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। अल्फा फंड मैनेजर की रियल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अल्फा निकालते हैं? अल्फा इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड बेंचमार्क रिटर्न। एग्जांपल, अगर बेंचमार्क रिटर्न 10% है और फंड रिटर्न 13% है तो अल्फा
फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न, तो 3% अल्फा हो गया, मतलब 3% फंड मैनेजर अगर पॉजिटिव अल्फा है तो अच्छा परफॉर्म किया है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब हो गया फंड मैनेजर ने मार्केट को बीट किया है। जीरो अल्फा का मतलब हो गया मार्केट की इक्वल परफॉर्मेंस, और निगेटिव अल्फा का मतलब हो गया मार्केट से गंदा परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का कौन सा फीचर इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज है? ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है। पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है चॉइस ओवरलोड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ओवर कॉस्ट, चौथा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका राइट आंसर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज मतलब डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है आपको, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये म्यूचुअल फंड के एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, चॉइस ओवरलोड, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, ये म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज होगी। तो एग्जाम में एडवांटेज से भी पूछा जाता है और डिसएडवांटेज से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर ले कि क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। Identify the true statement. Rolling return are the average annualized return calculated for alternate holding period. रोलिंग रिटर्न वो एवरेज एनुअल रिटर्न होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग पीरियड पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है होल्डिंग पीरियड रिटर्न डू नॉट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर रिटर्न ऑफ फंड इफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज टू हाई और लो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न फंड के रिटर्न के एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता अगर स्टार्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा हाई या बहुत लो है। तो ये भी राइट, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? डिफरेंट टाइम पीरियड पर एवरेज एनालाइज रिटर्न कैलकुलेट करना। अगर 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2015 से 2020, 2016 से 2021, 2017 से 2022 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। हर पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करके एवरेज निकाला जाता है। इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। तो आपको रोलिंग रिटर्न में ये याद रखना कि इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? रिटर्न बिटवीन टू फिक्स्ड डेट, जैसे 2018 से 2023 के बीच के रिटर्न। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? अगर स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट अनयूजुअल हो, मतलब मार्केट क्रैश या पीक का टाइम हो, तो रिटर्न मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न कभी कभी एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता और रोलिंग रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर देता है। एक क्लोज्ड एंड फंड विल हैव ए क्लोज्ड एंड फंड में क्या होता है? पहला ऑप्शन है फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड नेट एसेट वैल्यू, चौथा ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल। क्लोज एंड स्कीम सिर्फ एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं। एनएफओ क्लोज होने के बाद एएमसी नए यूनिट इशू नहीं करती और रिडक्शन भी डायरेक्टली एएमसी से नहीं होता, इसलिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड हो जाता है। इसको फिक्स्ड यूनिट कैपिटल कहते हैं। बाद में इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, लेकिन स्कीम के टोटल यूनिट्स चेंज नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड यूनिट कैपिटल। Opening of time stamping machine needs to be documented and reported to the asset management company. State whether true or false। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। क्या टाइम स्टैंपिंग मशीन को ओपन करना, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना और एएमसी मैनेजमेंट कंपनी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है? तो ये फॉल्स आंसर है। क्यों? आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में टाइम स्टैंपिंग मशीन यूज होती है ताकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन रिकॉर्ड हो सके। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? टाइम स्टैंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए ओपन होती है तो सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर या नॉमिनेटेड पर्सन ही ओपन कर सकता है। ओपनिंग को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होता है, लेकिन रिपोर्टिंग एएमसी को नहीं की जाती, ट्रस्टी को की जाती है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या रिपोर्टिंग एएमसी को की जाती है, इसीलिए फॉल्स आंसर होगा। आपको याद रखना होगा टाइम स्टैंपिंग मशीन रिपोर्ट किसको की जाती है? ट्रस्टी को रिपोर्ट की जाती है। While the SID, SAI and KIM needs to be updated periodically, the interim changes are updated by the AMC through the issuance। SID, SAI और KIM को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंटरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? पहला ऑप्शन है फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑडिटर्स रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ भी इंटरिम चेंजेस होता है तो वो एडेंडम के थ्रू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला एडेंडम।
म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट होता है सिड, साइन एंड किम। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए यानी इंतरिम चेंजेस तो एएमसी एडेंडम यूज करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट जो डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्परेरी या इंतरिम चेंजेस बताता है। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट में सिड, साइन, किम में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो एडेंडम के थ्रू बताया जाता है। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेंस रेशियो चेंज, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सिड एंड किम के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एडेंडम किस डॉक्यूमेंट के साथ सर्कुलेट किया जाता है, तो सिड एंड किम के साथ सर्कुलेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेंडम। In case of an index fund, the minimum investment in securities of a particular index which is replicated and tracked shall be। इंडेक्स फंड के केस में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जो रिप्लिकेट एंड ट्रैक किया जा रहा है कि सिक्योरिटी से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होगा। कोई भी इंडेक्स फंड अगर उसके वो अपने फंड को ट्रैक करता है तो कितना परसेंट वो टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन है 80% ऑफ द टोटल एसेट, दूसरा ऑप्शन 85% ऑफ द टोटल एसेट, तीसरा ऑप्शन 90% ऑफ द टोटल एसेट, चौथा ऑप्शन 95% ऑफ द टोटल एसेट। तो इसका राइट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट या ट्रैक करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इंडेक्स के रिटर्न को क्लोजली मैच करना। मिनिमम 95% एसेट्स उस इंडेक्स के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए जिसे फंड ट्रैक कर रहा है। बाकी का जो रिमेनिंग 5% होता है वो कैश में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। Dash investment style means buying stock which are priced lower in the market than the assessment based on fundamental analysis। डैश इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब है ऐसे स्टॉक्स खरीदना जो मार्केट में उनकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है ब्लेंड, तीसरा ऑप्शन है वैल्यू और चौथा ऑप्शन है साइक्लिक। तो इसका राइट आंसर है वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसे स्टॉक खरीदना जो मार्केट में अपनी रियल वैल्यू से सस्ते मिल रहे हो। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर एनालिस्ट को लगता है कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर उस स्टॉक को अंडर वैल्यू समझकर बाय करता है। मार्केट ने अभी तक कंपनी की ट्रू वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं की है। जब मार्केट उस स्टॉक को रियलाइज करेगा तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, इसीलिए पहले से ही स्टॉक को खरीदा जाता है जिसका वैल्यू लगता है कि रिसर्च के बाद कि अभी उसका वैल्यू मार्केट के जितना प्राइस होना चाहिए उस प्राइस से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू। Which is the source scheme in a systematic transfer plan STP। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में सोर्स स्कीम कौन सी होती है? पहला ऑप्शन इट इज द स्कीम विद द लोअर एनएवी, दूसरा ऑप्शन इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, तीसरा ऑप्शन इट इज द स्कीम टू विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, चौथा ऑप्शन इट इज द स्कीम विद द हायर एनएवी। तो इसका राइट आंसर है इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड। एसटीपी पे इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में रेगुलर इंटरवल पर पैसा ट्रांसफर करता है। इसमें दो स्कीम होती है, सोर्स स्कीम जिस स्कीम से पैसा निकल कर ट्रांसफर किया जाता है, दूसरा है टारगेट स्कीम जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। हाउ कैन द इम्पैनलमेंट ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बी टर्मिनेटेड? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का इम्पैनलमेंट कैसे टर्मिनेट हो सकता है? पहला ऑप्शन है द इम्पैनलमेंट गेट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्पैनलमेंट, दूसरा ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम, तीसरा ऑप्शन है व्हेन ऑल द क्लाइंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर शिफ्ट टू डायरेक्ट प्लान्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तब वो डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट साइन करता है। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एएमसी को राइट है इम्पैनलमेंट टर्मिनेट करने का। कब एएमसी टर्मिनेट कर सकती है? कंप्लायंस इशू होने पर, मिस सेलिंग कंप्लेंट्स, रेगुलेटरी वायलेशन और एएमसी पॉलिसी डिसीजन चेंज होने पर वो टर्मिनेट कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। The dividend is declared on units which are under a lien will be paid to। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लीन लगा हुआ है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड किसको मिलेगा?
पहला ऑप्शन है द यूनिट होल्डर्स ओनली, दूसरा ऑप्शन है द लीन होल्डर ओनली, तीसरा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द टर्म ऑफ इशुएंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट। तो इसका राइट आंसर है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जैसा बना होता उस हिसाब से ये होता है। डिविडेंड किसको मिलेगा ये एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। यूनिट्स अंडर लीन मतलब डिविडेंड पेमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, ये आपको याद रखना। जब भी यूनिट्स अंडर लीन का बात होगा तो डिविडेंड पेमेंट किस पे डिपेंड करेगा, एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। स्टंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर विच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन पर स्टंप ड्यूटी लगती है। पहला ऑप्शन है न्यू परचेसेस, दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है फोर्थ नंबर ए बी सी एंड डी। Stamp duty will be applicable to all transaction pertaining to scheme inflows। परचेस पे लगता है, एडिशनल परचेस पे लगता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी पे लगता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और डिविडेंड ट्रांसफर प्लान पर स्टैंप ड्यूटी लगता है। Which of these statements are true with respect to time stamping on mutual fund documents? म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टाइम स्टंपिंग से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है टाइम स्टंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि टाइम स्टंपिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लगता है। दूसरा ऑप्शन है द डेली टाइम स्टंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1, तो ये राइट है, जरूरी नहीं है कि सीरियल 1 से स्टार्ट हो। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टैंपिंग मशीन प्रोसेस और ब्रेकिंग ऑफ सील इज मैंडेटेड टू बी ड्यूली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू द ट्रस्टी। तो कुछ भी अगर गड़बड़ी होता है, टाइम स्टैंपिंग मशीन खराब होता है, उसको ठीक किया जाता है तो वो रिपोर्ट किसको किया जाता है, ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो बी एंड सी आर ट्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी आर ट्रू। ऑप्शन ए क्यों गलत है, टाइम स्टंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एड्रेस चेंज, बैंक चेंज, नॉमिनेशन चेंज। टाइम स्टंपिंग इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ डेट स्टंपिंग इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है द डेली टाइम स्टंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1, टाइम स्टंपिंग मशीन कंटिन्यू नंबरिंग सिस्टम फॉलो करती है, डेली सीरियल 1 से स्टार्ट नहीं होता नंबरिंग, इसलिए बी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टैंपिंग प्रोसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू ट्रस्टी, तो ये राइट है। टाइम स्टैंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है, अगर मशीन खोली जाती है मतलब रिपेयर या मेंटेन होती है तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसको जो रिपोर्ट करना पड़ता है वो ट्रस्टी को रिपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट है।